मैं मौजूद हूँ आज इब्राहिम हैदरी में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी माहीगीरों की बस्ती है। पाकिस्तान के माहीगीर चाहे वो समंदर दरियाओं के हों या झीलों से ताल्लुक रखने वाले हों, मगर बदकिस्मती से रोजमर्रा की बुनियादी सहूलियात जिंदगी से महरूम होने के साथ साथ हुकूमत की अदम तवज्जोही और नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से उन लोगों के रोजगार को हद से ज्यादा खतरा दरपेश हैं। मैं हूँ हिना और आज हम सलामत रहे पाकिस्तान में इसी मौजू पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। मुल्क भर में बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ माहीगीरों की तादाद में भी तेजी से इजाफा होता जा रहा है। अगर माहीगीरों के मसाइल की बात की जाए तो इनके मसाइल कोई नए नहीं बल्कि सदियों पुराने चले आ रहे हैं। माहीगीर जिनका जरिया माश ही सिर्फ और सिर्फ मछलियां पकड़ना और इनकी खरीदो फरोख्त करना है, मगर अफसोस कि इनको सबसे बड़ा मसला ही मछलियों की खरीदो फरोख्त का दरपेश है। माहीगीर पूरे दिन समंदर में जाल बिछाकर अनथक मेहनत के बाद मछलियां पकड़ते हैं, मगर मछलियां पकड़ने के बाद मार्केट में इन्हें मछलियों की मुनासिब कीमत नहीं मिल पाती। इन्हें एक और जो मसला दरपेश है वो रिहाइश का भी है, और इसके साथ साथ ना ही पीने के लिए साफ पानी दरकार है और न ही बिजली गैस का माकूल इंतजाम है, जबकि समंदर के किनारे गंदगी की भरमार है। गंदगी और सफाई न होने की वजह से समंदर में मछलियों की नस्ल को नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी वजह से दिन ब दिन इनकी तादाद घटती जा रही है। माहीगीरों को मछलियां पकड़ने के लिए जो लांचे दस्तयाब हैं वो भी खस्ता हाल हैं। इसके बावजूद ये लोग अपनी जिंदगियों को खतरात में डालकर ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ने की तगोदौ में खुले और गहरे समंदर तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी कीमती जानों को खतरा लाहिक होता है। और अगर ये लोग गलती से समंदर की हुदूद पार कर लें तो इन मासूम माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद उनके साथ जंगी कैदियों जैसा सलूक किया जाता है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक अमल है। माहीगीरों ने अपनी पूरी जिंदगी मछलियां पकड़ते हुए गुजार दी, मगर अफसोस कि हुकूमत की तरफ से माहीगीरों को वो अहमियत नहीं दी गई जिसके वो हकदार हैं। रिपोर्ट सलामत रहे पाकिस्तान के लिए, कैमरामैन दानिश चौधरी के साथ हाफिज तैयब। आज माहीगीर बरादरी इलाकाई, सूबाई और मुल्की सतह पर मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं, जिनमें समंदरी हयात की नस्लकुशी, मोहलिक जालों का इस्तेमाल, डीजल की स्मगलिंग और कीमतों में इजाफा, माहौलियाती आलूदगी, समंदरी कटाव, माहीगीर बस्तियों में मालकाना हुकूक की अदम फरामी और मछलियों की कम कीमत में फरोख होना शामिल हैं। माहीगीर बरादरी जो मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं, समंदरी हयात की नस्लकुशी हो चाहे माहौलियाती आलूदगी, माहीगीर बस्तियों में मालकाना हुकूक की अदम फराहमी और मछलियों की कम कीमत में फरोख, किस तरह देखते हैं आप इन तमाम मसले मसाइलों को? ये बहुत पुराने इश्यूज हैं। जब आपको पता है कि डेमोक्रेसी तो इस मुल्क में बहुत कम रही है। जब डिक्टेटर आके बैठते थे तो वो अपने जो है कंधों के ऊपर चढ़ के उनके वो लोग आते थे और वो लोग फिर ये मिनिस्ट्रियां संभालते थे, ताकि वो अवाम के लोग तो होते नहीं थे। अब जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, आज हमें ये जो है वो 4 साल तक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम जून में अपना 5वां बजट पूरा करेंगे। अब बात यह है कि जब मैं यहाँ पे आया तो ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं ये वाकई प्रॉब्लम थे इनके, जिस तरह से कि कॉन्टेक्ट सिस्टम जो है माहीगीरों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। उसमें यह नुकसान था कि जितने भी जो 1209 मीटर पानी है उसके ऊपर ठेकेदारी निज़ाम था। वो ठेकेदारी निज़ाम में यह था कि गवर्नमेंट ऑक्शन करती थी, ऑक्शन करने के बाद वो बाहर के लोग आके और सारा मच्छी ले जाते थे, और वो जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स थे उनको जो है वो 200-150 रुपए दिहाड़ी मिलती थी डेली वेजेस पे। हमने आते के साथ ही 2008-9 में पहली जो स्पीच हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने की, उसमें सिंध असम्बली के अंदर ये ऐलान किया कि ठेकेदारी निज़ाम का हमने खात्मा कर दिया। उसके बाद 2009-10 के अंदर मैंने बिल पेश किया और लॉ में अमेंडमेंट कराई, और अमेंडमेंट करा के जो है वो जो पुराना कानून था उसको ख़त्म किया ऑक्शन वाला, और अब जो सिस्टम आया अब वो लाइसेंस उनको मिलते हैं और लाइसेंस के तौर पे वो जाके अपना शिकार करते हैं, अपनी रोजी रोटी जो है वो खुद अपना पैदा करते हैं, किसी को कोई उनको देना नहीं पड़ता है। एक तो ये बहुत बड़ा हमारा कारनामा। उसके अलावा हमने मॉडल विलेजेस जो बनवाना शुरू कर दिए। मंछर में हमने 100 घर बना के, जो लोग कश्तियों में सोते थे, आज आप जाएंगी तो वहाँ पे 100 घर बने हुए हैं। 300 गज का एक घर है, जिसमें कम्युनिटी हॉल हमने वहाँ पे बनाए हैं, हमने डिस्पेंसरियाँ बनाई हैं, हमने वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करने के लिए काफ़ी चीज़ें उनको दी हैं। तो अब यह है कि एक तो वो हमने कंप्लीट कर दिया। उसके अलावा हमने डॉक्टर भी वहाँ बिठाया, अगर कोई बीमार हो जाए तो शहर ना आना पड़े, वहीं उसको फैसिलिटीज़ मिल जाए। इसी तरह से आप अगर जाएंगी किंजर पे हमने 100 घरों की तामीर शुरू हो गई आखिरी मराइल में। आप 0 पॉइंट पे जाएंगी, वहाँ भी 100 घर जो है बन रहे हैं, और आखिरी मराइल में केटी बंदर में गया तो वहाँ पीने का पानी पूरे कोस्ट के ऊपर, आपको पता है, खारा पानी है। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश की, उन्होंने मेहरबानी की, और आज केटी बंदर के अंदर आप जाएंगी तो आरओ प्लांट जो है उससे
तकरीबन 15,000 रोज आदमी मीठा पानी पी रहा है, वो फ्री ऑफ कास्ट हमने फ्री करके और वो उधर के जो लोग हैं उनके लिए कर दिया है। इसी तरह से खारोचान है, वहां पे आरओ प्लांट लग रहा है। इसी तरह से लैंडिंग जेटीज नहीं थी हमारे पास, जब बोट्स आती थी तो केटी बंदर पे। This time check is brought to you by सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहे मस्त रहे। करोड़ों अरबों रुपया खर्च करेंगे, उससे यह होगा कि हर साल आपको ड्रेजिंग करानी पड़ेगी और ड्रेजिंग बहुत महंगी है, वो लिहाजा आप न बनाए। हमने फ्लोटिंग जेटीज जो है, फ्लोटिंग जेटीज हमने वहां पे कंप्लीट कर दी हैं और वो जेटीज जो आज माशाल्लाह वहां पे आप जाएंगी तो उनको लैंडिंग प्लेटफॉर्म मिल गया है। इसी तरह से चिलिया में हमने लैंडिंग फॉर्म किया है, खिंजर के ऊपर हमने लैंडिंग प्लेटफॉर्म लगा दिया है। कराची फिश हार्बर पे जाएंगी तो वहां भी हमने फ्लोटिंग जेटीज जो है लैंडिंग के लिए जो छोटी बोट्स आती हैं उनको तकलीफ थी वो भी हमने करके लगा दी है। तो अब इंशाल्लाह ताला और मजीद जो वेलफेयर के काम हैं वो जारी हैं और इस बजट में भी काफी चीजें हम दे रहे हैं इनके लिए। माहीगीर बरादरी जो मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं, समंदरी हयात की नस्ल कुशी हो, माहौलियाती आलूदगी हो, माहीगीर बस्तियों में मालकाना हुकूक की अदम फरामी और मछलियों की कम कीमत में फरोग, किस तरह देखते हैं आप इन तमाम मसले मसाइलों को? हमारे मुल्क में जो है वो दो किस्म की माहीगीरी होती है, एक मेरीन की और दूसरी मीठे पानी की माहीगीरी। दोनों किस्म की माहीगीरी से जो है वो कोई 40 लाख माहीगीर आबादी जो है वाबस्ता रखती है और ये ऐसा सेक्टर है इस मुल्क का जो हुकूमत की तरफ से मुकम्मल नजरअंदाज किया हुआ सेक्टर है। ये नजरअंदाज किए हुए, ये 40 लाख लोग जो है वो नजरअंदाज किए हुए लोग हैं और इनके रोजगार के मसाइल हैं, उनके रोजगार को खतरात हैं, इनका रोजगार जो है वो दिन ब दिन खत्म हो रहा है। समंदर जो है वो मछलियों से खाली हो रहे हैं, जो मीठे पानी के ज़खायर हैं वहां से वो ज़खायर भी मछलियों से जो है वो खाली हो रहे हैं। तो जो हमारे मुल्क में की जो 1050 किलोमीटर जो कोस्ट लाइन है जिसमें तकरीबन 25 लाख लोग रहते हैं, उनके रोजगार का तो मसला है मगर वो हर बुनियादी सहूलतों से महरूम है। बुनियादी सहूलतों में जो है वो पीने का साफ पानी है, तालीम की सहूलत है, हेल्थ की सहूलत है। तो ये जो बुनियादी जो हुकूक हैं लोगों के जो प्रोवाइड करना हमारी रियासत की जिम्मेदारी है और हमारे लोगों को 40 लाख लोगों को जो है ये बुनियादी जो हुकूक हैं वो मुयस्सर नहीं हो रहे हैं और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी नहीं कर रही है। कराची शहर की कई मिलियन आबादी से खारिज होने वाला रोजाना कई सौ क्यूसिक गन, इंडस्ट्रियल यूनिट्स का फुजला, इसके अलावा केमिकल्स, खारिज होने वाला तेल, पिकनिक पॉइंट पर की जाने वाली गंदगी और एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स ने समंदर की बर्बादी और मछलियों की नस्ल कशी में बड़ा किरदार अदा किया है। अच्छा ये बताइए, कराची शहर से खारिज होने वाला गंद, इंडस्ट्रियल यूनिट्स का फुजला, केमिकल्स, तेल, क्या ये सब समंदर में फेंकना ठीक है? आप नहीं समझते कि इससे समंदर बर्बाद और मछलियों की नस्ल कुशी हो रही है? कराची का पानी आ रहा है, उससे वाकई में समंदर को बहुत नुकसान हो रहा है। इस सिलसिले में हम इसके ऊपर जो है वो जो आपकी गवर्नमेंट है, सिटी गवर्नमेंट भी काम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी काम कर रही है और हम ये चाह रहे हैं कि हम एक आरओ प्लांट बड़ा यहाँ पे लगे। ये जितना भी पानी आ रहा है वहाँ पे जमा होने के बाद इसको साफ करके, तो यहाँ जितने भी हमारे कराची में जो पार्क्स है हम ये पानी उन पार्कों को दें साफ करके, ताकि उनकी मेंटेनेंस भी होती रहे और उनके जो पानी का प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाए। तो आपकी यह बात बिल्कुल सही है कि इससे समंदर को काफी नुकसान हो रहा है। कराची शहर से खारिज होने वाला गंद, इंडस्ट्रियल यूनिट्स का फुजला, केमिकल्स, तेज, क्या ये सब समंदर में फेंकना ठीक है? आप नहीं समझते कि इससे समंदर भी बर्बाद हो रहा है और मछलियों की नस्ल कुशी भी हो रही है? हमारे पूरे मुल्क का जो गंद है वो चाहे म्यूनिसिपल वेस्टेज हो, इंडस्ट्रियल वेस्टेज हो, एग्रीकल्चर वेस्टेज हो, उन सब का जो रुख है वो समंदर की तरफ है। फिर वो जो है ना वो ड्रेनेज के जरिए, एलबीओडी, आरबीओडी के जरिए, जो सेम नाले हैं एग्रीकल्चर के, उनके जरिए सिर्फ कराची का रोजाना 500 मिलियन गैलन म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो समुद्र में डंप करके समुद्र को जो है ना वो आलूदा किया जा रहा है और रोजाना 40,000 टन जो है गार्बेज वो हम समुद्र में फेंक कर समुद्र को जो है ना वो आलूदा कर रहे हैं। ये आज से 50 साल पहले ये जो कराची की जी कोस्ट है, जो कराची का जो समंदर है, उसको ब्लू वाटर कहते थे और हमारे बड़े बताते हैं कि जब बच्चे जो है ना वो एक जो है वो
क्या कहते हैं, एक सिक्का होता था, वो समंदर में फेंकते थे और गोता लगाकर जो है ना वो ले आते थे। आज देखें कि आलूदगी की वजह से, पोल्यूशन की वजह से जो ब्लू वाटर है वो ब्लैक वाटर में तब्दील हो गया है। हुकूमत खुद भी आवाम के जराये को बचाने के लिए एक बाज़ाब्ता प्लानिंग कर सकती है, जो कि नजर नहीं आ रही। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। डीप सी फिशिंग पॉलिसी हमेशा मुकामी माहीगीरों के लिए एक बुनियादी मसला रहा है। एक तो डीप फिशिंग ट्रॉलरों के 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक के लंबे जाल पूरी समंदरी हयात और इसके माहौलियात को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ यही ट्रॉलर्स अपनी जरूरत की मछली को फ्रीज करके बाकी हजारों टन मुर्दा मछली वापस समंदर में फेंक देते हैं। डीप सी फिशिंग पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल डीप सी ना होना चाहिए। हमारे जब से हम आए हैं तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट को हमने अप्रोच की थी और आज 4 साल में एक लाइसेंस भी इशू नहीं हुआ है डीप सी का। हमने उनको मना किया था कि डीप सी में जब ट्रॉलर जाते हैं तो सारा झाड़ू करके समुद्र में सब कुछ ले जाते हैं, लेटेस्ट चीजें होती हैं उनके पास। हमारा जो माहीगीर पहुंचता है वहां जब पहुंचता है तो कुछ भी नहीं होता है, वरना लोकल लोग जो यहाँ रहते हैं उनको उससे नुकसान है। लिहाजा 4 साल में एक भी डीसी का लाइसेंस इशू नहीं किया फेडरल गवर्नमेंट ने और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं करेगी। अच्छा, ये बताइए कि डीप सी फिशिंग पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? डीप सी फिशिंग पॉलिसी को हम जो है ना वो बिल्कुल गलत समझते हैं और मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में छोटे बड़े जो वेसल्स हैं, जो बोट्स हैं, उनकी जो तादाद है वो 40 लाख है पूरी दुनिया में, और उस 40 लाख का 1% जो है वो डीप सी और इंडस्ट्रियल फिशिंग है और पूरी दुनिया के 52% समुद्री रिसोर्स पर वो कंट्रोल रखते हैं। तो ये डीप सी पॉलिसी जो है वो डीप सी फिशिंग करना, इंडस्ट्रियल फिशिंग करना वो समंदर के लिए और समुद्री जो आबी हयात है उसके लिए नुकसानकार है। और पाकिस्तान में 82 से जो है वो डीप सी फिशिंग पॉलिसी बनाई गई है। उस पॉलिसी के तहत जो है वो डीप सी ट्रॉलर्स को लाइसेंस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो है फिशिंग करते हैं। फिशिंग जब वो करते हैं तो वो हजारों टन जो है ना वो कैच करते हैं, जिसमें से उनकी टारगेट फिश होती है। वो टारगेट फिश को सॉर्ट आउट करके बाकी 90% जो है वो मुर्दा मछली जो है दोबारा वापस जो है वो समंदर में फेंक देते हैं। तमर के जंगलात हमारी मईशत और माहौलियात में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं और इन्हीं जंगलात की बदौलत झींगा मछली, केकड़े और दीगर हैवानात और परिंदे यहाँ पे परवरिश पाते हैं। जहाँ गैस मौजूद नहीं होती तो यहाँ के रिहायशी इसी को जलाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ ये तमर के जंगलात ज़लज़ला, तूफान और सुनामी से भी कराची को महफूज रखते हैं, मगर एक मुनज़्ज़िम माफिया की तरफ से मुनज़्ज़िम तरीके से इन जंगलात को खत्म किया जा रहा है। तमर के जंगलात किस हद तक मुल्क के लिए मौजू हैं और इनकी कटाई से क्या नुकसान आप देखते हैं? ये जो मैंग्रोव्स हैं ये तकरीबन 100 साल 200 साल के बाद ये बड़े होते हैं जाके, और एक तो जो आपकी फिश है उसकी भी ये खुराक है। जो छोटी फिश होती हैं यहाँ पे आती हैं और आके इसको खाती हैं, उसके बाद वो बड़ी होती हैं। दूसरा यह है कि जब भी समंदर के अंदर कोई सैलाब आता है या कोई तूफान आता है तो मैंग्रोव्स जो हैं ये आपको इसको रोकते हैं। तो जो ये कटाई है हम उसके खिलाफ हैं। हमने फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब को भी लिखा है और जो फिशरमैन कम्युनिटी है हमने कहा है कि आप भी साथ देना इसमें। अब एक फिशरमैन जो वहाँ मैंग्रोव्स के पास रहता है उसके सामने अगर कोई काट रहा है तो उसको वो मना करें, अगर वो नहीं मुझसे काटता है तो हमें कांटेक्ट करें, हम उसको रोकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है वाकई इसके ऊपर मजीद और भी काम करेंगे। तिमर के जो जंगलात हैं वो इस तरह से समझें कि हमारे लिए बॉडीगार्ड का जो है वो काम देते हैं। इन जंगलात से ये फायदा हमें होता है कि जब कोई डिजास्टर आता है तो ये जंगलात ही है जो इनकी रोकथाम करते हैं। एक तो तबाही इनकी इंडस डेल्टा का ना होने की वजह से हुई है, क्योंकि जब इंडस लेवल आ रहा था समंदर में जब गिर रहा था तो वो अपने साथ रेत लाता था। उस रेत से जो है वो तिमर की जो मैंग्रोव्स की जो पैदावार है वो ज्यादा होती थी। ये मैंग्रोव्स ही हैं जिसमें मछली और झींगे जो हैं उनकी परवरिश होती है, और जो डिजास्टर आते हैं साला साल जो डिजास्टर आते हैं उससे भी इनके जो है ये हमारी देखभाल होती है, हमारे मतलब उसको रोकने में जो है ये हमारे लिए मददगार होते हैं। अच्छा, इनकी जो कटाई है तो पहले भी जिस तरह से हमारे माहीगीर हैं
हमारी माहीगीर बस्तियों में गैस नहीं है, क्योंकि उनके कच्चे झोपड़े हैं तो वहां पर गैस नहीं दी जाती। तो ये लोग तो पहले ही अपने जानवरों के लिए, ईंधन के लिए उसको इस्तेमाल करते थे, मगर करते आ रहे हैं, मगर उस तरह से कि क्योंकि उनको पता है कि किस टहनी को, किस दरख्त को उन्होंने काटना है, किसको उसने नहीं काटना। मगर अब जो है 3-4 सालों से ये जो एक बिजनेस बन गया है, तो ये तिम्मर जो एक बिजनेस बन गया है, इसकी लकड़ियां जो है जिस तरह के कुछ ऐसी फैक्ट्रियां हैं, तो उसमें ये ईंधन के तौर पर पूरे जो दरख्त हैं बड़े से बड़े, तो उनको इस्तेमाल किया जाता है। पाक भारत की समुद्री हुदूद पर माहीगीरों की गिरफ्तारी का मसला 1965 में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली लड़ाई के बाद शुरू हुआ। हालांकि इस जंग से पहले दोनों ममालिक के माहीगीर बड़ी आसानी से एक दूसरे की समुद्री इलाकों में मछली का शिकार किया करते थे। ये भी हकीकत है कि समुद्री गिरफ्तारी की इब्तिदा सबसे पहले भारत की तरफ से हुई। अर्ज़े पाक माँ का रूप रखती है, जहाँ हम खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं, मगर बदकिस्मती से मुल्क के अवाम कई मसाइल का शिकार हैं। इन्हीं मसाइल में एक मसला कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में वाक़ अली अकबर गोट के राशि मोहम्मद अली के खानदान को दरपेश है। मोहम्मद अली अपने 16 साल बेटे अहमद नूर और दीगर मछेरों के साथ अपने और खानदान के रिस्क की तलाश में इब्राहिम हैदरी से 6 माह पहले माहीगीरी के लिए समुद्र में गया, मगर बदकिस्मती से, नासमझी या गलती से वो मछलियाँ पकड़ते हुए इंडिया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हाथ लग गया। मेरा घर वाला है और मेरा बेटा भी अभी 6 महीने से ज्यादा हो रहा है, 6 महीना खत्म हो गया बिल्कुल। लासानी का असल दूध स्याह प्लस मिलेट। हमारी बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। वो माहीगीर जो समुद्री हुदूद क्रॉस कर जाते हैं, इस सिलसिले में क्या इकदाम किए जा रहे हैं और हुकूमत इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर रही है? अगर हुकूमत दे रही होती तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये इंटरव्यू नहीं हो रहा होता और ये मामला अब तक खत्म हो चुका होता। और ये जो माहीगीर पकड़े जाते हैं, एक माहीगीर है चार करके उसका नाम है, मुझे उसको सही बोलना नहीं आता उसका नाम, उसे 20 साल से जायद हो गए वहां अभी इंडिया की जेल में वो बंद है, सिर्फ इस कसूर में कि वो यहाँ से गया था और वहां उसकी लॉन्च पकड़ी गई। और जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो ना सिर्फ इनकी जो है वो जिंदगियां जो है वो दाव पे लग जाती हैं, बल्कि जो इनका जो सामान होता है, बोट्स होती हैं, चीजें होती हैं, सब चीजें वहां जब्त हो जाती हैं। और इनको जब्त होने के बाद अगर ये छुट भी जाते हैं तो इनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। वजह यह है कि इनका सारा रोजगार माहीगीर जो है वो माहीगीर ही रहता है, वो जजदी पुश्ती उसका यही काम होता है, इसी तरीके से वो चल रहा होता है। और यहाँ आने के बाद जब उसके पास कोई रोजगार नहीं होता तो वो भूख से वैसे ही मर जाता है। समुद्री हुदूद क्रॉस कर जाने वाले माहीगीरों के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं और हुकूमत किस हद तक इसमें आपका साथ दे रही है? ये तो क्योंकि सारी दुनिया के समंदर एक दूसरे से मिलते हैं, मगर आप देखो ना, पानी में लकीरें नहीं निकाल सकती हैं, पानी में दीवारें खड़ी नहीं कर सकते हैं आप। ना इंडिया के माहीगीरों को पता है कि पाकिस्तान की सरहद है और ना ही पाकिस्तान को पता है कि इंडिया की सरहद है। माहीगीर हैं, गरीब हैं, मछली की तलाश में निकलते हैं, जाल फेंकते हैं, एक जगह से जाल खाली जाता है, फिर दूसरे आगे चले जाते हैं। तो इस तरह जो है वो दूसरे मुल्क के पानी में, हुदूद में दाखिल हो जाते हैं। इस तरह अगर रात को जो है वो एंकर होते हैं, सुबह होती है तो पता चला कि हम जो है वो दूसरे मुल्क की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है कि ये मसला तो पूरी दुनिया का है। पूरी दुनिया में माहीगीर जो है ना वो एक दूसरे के हुदूद को क्रॉस भी करते हैं, पकड़े भी जाते हैं, मगर जल्दी रिहा हो जाते हैं। मगर क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक दुश्मनी है, कन्फ्लिक्ट है, उसका जो निशाना है वो गरीब माहीगीर जो है ना होते हैं और सालों साल कैद में उनको बंद किया जाता है। क्योंकि यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, उसके आर्टिकल 73 में क्लियर लिखा हुआ है कि दुनिया के किसी भी मुल्क का माहीगीर अगर वो दौरान माहीगीरी किसी भी मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करता है तो ना उसको आप गिरफ्तार कर सकते हैं, ना उसको सजा दे सकते हैं। तो ये दोनों मुल्क जो है ना वो यूएन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी की जो है वो वायलेशन कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जितने भी माहीगीर बंद हैं उनको तो रिलीज होना चाहिए, मगर दोनों मुल्क मिलकर इसका कोई सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन ढूंढे।
प्रोग्राम आप देख रहे हैं तो यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक ब्रेक का, तो आइए एक ब्रेक लेते हैं। माहीगीरों की गिरफ्तारी के बाद उनसे जो जंगी कैदियों वाला सलूक किया जाता है, उनसे कोई गैर कानूनी चीजें तो बरामद नहीं होती, फिर आखिर उनके साथ ऐसा रवैया क्यों? हकीकत यह है कि दोनों कंट्रीज में यही हो रहा है, सेम सिचुएशन है, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, और ये दोनों तरफ बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और मैंने कई बार गवर्नमेंट को भी सजेशंस दिए हैं कि गवर्नमेंट अगर माहीगीर अखराजात नहीं उठा सकते तो गवर्नमेंट अपने अखराजात पे एक ट्रैकर सिस्टम अगर इनको लगा करके दे इस तरीके का ट्रैकर कि उसकी हदूद हो, कि इस हदूद के बाद अगर बोट जाएगी तो स्टॉप हो जाएगी, वो लाइट्स ऐसी इंडिकेट्स करने लगेगी कि उसको हदूद का बता देंगे, और उसके बाद अगर जाके कोई फंसता है उस हदूद को फिर भी जानबूझ के क्रॉस करता है तो ठीक है, फिर उसको सजा होनी चाहिए कि एक कानून की खिलाफ वर्जी वो करता है। लेकिन आज क्योंकि उधर कोई हदूद नहीं है, कोई कुछ पता ही नहीं चलता, फिर खुला समंदर होता है, वो किसी की जो है वो बाउंड्री नहीं होता, तो वो जरूरी नहीं होता कि जो वहां पकड़े जाते हैं उनके अंदर तक के चले जाते हैं, बल्कि ये लोग बाहर आके भी पकड़ लेते हैं, हमारे वाले भी बाहर जाके अमूमन पकड़ लेते हैं। तो ये ऐसा है, आप अगर इसको देखें खुली निगाह से तो आप यकीन मानिए अगर पाकिस्तान में वहां के माहीगीर पकड़े जाएंगे तो फौरी आपको 2 दिन बाद खबर आएगी कि वहां भी हमारे माहीगीर पकड़े गए, या भारत में माहीगीर पकड़े जाएंगे तो 2 दिन बाद यहां खबर आ जाएगी कि जी भारतीय माहीगीर पकड़े गए। तो ये तो इन दोनों ने खेल बनाया हुआ है, लेकिन इंसानी जाने, मासूम जाने इसमें जाया हो रही हैं, जो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में जहां माहीगीरी की सनत एक इंतहाई अहम सनत के तौर पर शुमार की जाती है, मगर इस सनत की बुनियाद माहीगीरों के रोजगार के साथ साथ इनकी जिंदगियों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। कई दफा खुले समंदर में खौफनाक लहरों की नजर कई माहीगीर हो गए हैं। माहीगीर जो खुले समंदर में रिस्क की तलाश में निकलते हैं और बाज़ औक़ात कई हादसात का शिकार भी हो जाते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। पीछे उनके घर, उनके खानदान को देखने वाला कौन रह जाता है? ने इनको वहाँ पे जो फैसिलिटीज दी हैं, अब जो मच्छी इनकी आपकी देखेंगे, जो रेट्स थे वो पहले कहाँ थे, आज रेट कहाँ हैं। एक तो वो अपने उस रेट्स पे कवर कर रहे हैं, दूसरा ये है कि उनका हमारे पास फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी है कि तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसके पास खुदा खास्ता अगर किसी की कोई मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसको भी वो वहाँ पे कंपनसेशन देते हैं। इसी तरह से कोई अगर शादी है, ब्याह है किसी की, उसको भी वो वहाँ पे जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो और दूसरा ये है कि हमने इंश्योरेंस का भी सिलसिला जारी किया है ताकि माहीगीर जब जाता है तो इंश्योर करा के जाए, ताकि खुदा न खास्ता कोई समंदर में हादसा होता है तो अगर कोई खुदा न खास्ता ना अल्लाह करे को हो तो उसको इतना इंश्योरेंस का पैसा मिले कि उसकी जो है अपना फैमिली एक आराम से रह सके। बेरोजगारी इतनी है कि वो भी मजबूर हैं कि इनमें इस सीजन में भी वो मछली के शिकार के लिए जाएं। तो फिर होता ये कि जब वो दूर निकल जाते हैं तो समंदर की लहरें इतनी ज्यादा तेज होती हैं कि कभी कभी तो उनकी बोट्स जो है वो आपस में टकरा भी जाती हैं, और कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो उलट भी जाती हैं। अभी एक खानदान जैसे माहीगीरी के लिए जब जाते हैं तो एक कश्ती में एक खानदान के 5 से 7 लोग जो है वो उसमें शामिल होते हैं। तो अगर एक ही घर के जो 7 फर्द जो रोजगार के लिए गए हैं, जब वो एक्सीडेंट के दौरान वो उनकी मौत हो जाती है तो पीछे तो सिर्फ औरतें और बच्चे रह जाते हैं। तो उनकी सपोर्ट भी जो है वो हम कहते हैं, फिशर फोक कहती है कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए, मगर उनको पूछने वाला अफसोस की बात है कि कोई नहीं होता सिवाय अपनों के, या हम जैसी जो तंजीमें हैं वो भी कितना सपोर्ट कर सकती हैं। पुराने जमाने में माहीगीरी की सबसे बड़ी और अच्छी बात ये थी कि माहीगीरी के मौसम और औकात मुकर्रर होते थे। माहीगीर दिन में फिशिंग करता था ताकि रात को समंदर को सुकून मिल सके। पुराने जमाने में माहीगीरों के औकात और मौसम मुकर्रर होते थे, सिर्फ दिन में ही फिशिंग करते थे, मगर आजकल दोनों औकात बराबर ही समझा जाता है। क्या वो ठीक था या इस वक्त जो हो रहा है ये ठीक है? माहीगीर जो है ना वो फिशिंग को अपना रोजी समझते थे, रोजगार समझते थे, वो इसको वे ऑफ लाइफ समझते थे, वो इस फिशिंग को अपना कल्चर समझते थे, अपनी जिंदगी समझते थे, जिंदगी गुजारने का तरीका समझते थे। जब से फिशरीज कमर्शलाइज हुई है और कमर्शलाइज होने की वजह से जो इंडस्ट्रियल फिशिंग के जो तरीके आए हैं, उसने जो है ना वो टाइम की जो पाबंदियां थी, एक ट्रेडिशनल, क्योंकि ये ट्रेडिशनल लॉज थे जो जिन पर माहीगीर जो अमल करते थे, तो
तो जब से ये कमर्शलाइज हुई है फिशरीज, तो ये ट्रेडिशन लॉज और ट्रेडिशन तरीके जो हैं वो खत्म हो गए हैं, जिसकी वजह से जब डीप सी फिशिंग ट्रायल्स को लाइसेंस दिए गए और उनको खुली छूट दे दी गई, और जब नॉन बोनाफाइड फिशरमैन ने इंटर होना शुरू कर दिया और जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने जो है वो बोट्स, बड़ी बोट्स बनाकर जो उन्होंने समुद्र में दाखिल करना शुरू कर दी, तो उनका फोकस जो है ना वो प्रॉफिट रह गया। जब प्रॉफिट फोकस आ गया सामने और लाइवलीहुड फोकस जो है ना वो माइनस हो गया, तो जो है ना वो टाइम जो मुतय्यन था वो खत्म हो गया। अब जो है ना वो लोग कहते हैं कि हम दिन रात जो है ना वो समुद्र के अंदर जाल फेंकें और जाल को जो के जरिए जो है ना दिन रात जो है ना वो चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द जो है जितना चाहें उतना जो है ना वो समुद्र को खाली करते हैं। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इब्राहिम हैदरी की एक जेटी पर, जो किसी वक्त में बहुत मसरूफ तरीन हुआ करती थी, मगर आज चारों तरफ वीरानी ही वीरानी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हर तरफ वीरानी का समा है। माहीगीर जो कि रिस्क की तलाश में समंदरों में हुआ करते थे, वो जेटी पर ही मौजूद हैं। समंदर जो कि खूबसूरती का आईनादार हुआ करते थे, यहाँ आप देख सकते हैं कि समंदर किसी जौहर से कम नहीं लग रहा। इसकी वजह कराची भर का 18 टाउन का कचरा और केमिकल्स जो कि मुख्तलिफ फैक्ट्रीज से निकलता है, इसमें शामिल कर दिया जाता है, जिससे मछली भी समंदर में नहीं है, पानी भी आलूदा हो चुका है। माहीगीर भी काफी हद तक परेशान हैं। माहीगीरों में क्या मसले मसाइल हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। ये बताइए कि माहीगीरों के क्या मसले मसाइल हैं? माहीगीरों के तो बहुत सारे मसाइल है ना। सबसे बड़ा मसला ये कि रेट का। ये फिशरमैन जब फिशिंग पे जाते हैं तो इनको मछली का सही तरह रेट नहीं मिलता। आप देखें कि हमें जो रेट मिल रहा है 1980 वाला रेट अभी तक हमें वो मिल रहा है। आप देखें इसी वक्त तेल महंगा हो गया, राशन महंगा हो गया, हर चीज, यानी कि दुनिया में हर चीज महंगी हो गई, लेकिन मछली का कोई रेट नहीं है। जब हम व्यापारियों से बात करते हैं, बोलते हैं कि भाई उन जो ना हमें रेट कंपनी वाले रेट नहीं दे रहे हैं, तो बड़े मसाले। और आप देखेंगे फिशिंग, जब फिशरमैन जाते हैं तो फिशिंग के दौरान उनके एक वहाँ पे एक जहाज जो है जो मिट्टी जो खुदाई कर रहा है वो समुद्र में गिरा रहा है, उससे इनके हजारों रुपए के रोज जाल फट जाते हैं। और ये सारा दिन मछली पकड़ने की वजह सारा दिन इधर जाल बनाते हैं, और जब ये जाल बनाकर जाते हैं तो उधर दोबारा इनके फट जाते हैं। उसके बावजूद भी इनके मसाइल जो है हल नहीं हो रहे हैं। आपका यहाँ पे सुबह किस तरह से शुरुआत होती है? आप किस तरह से आते हैं? किस तरह से आप समंदर में मछली के लिए जाते हैं? क्या मसले मसाइल हैं, कुछ बताएंगे? जी हाँ, सुबह हम लोग यहाँ पे 8 बजे निकलते हैं शिकार पे, लेकिन आजकल जो है महंगाई ने बहुत हम लोग तक कर रखा है। ये हम लोग 24 घंटे शिकार के लिए निकलते हैं सुबह घर से, एक टाइम का राशन लेके। और दरिया में इतना ये कचरा गिराया हम लोगों ने कि हम लोग जब जाते हैं ना, एक दिन बचता है जाली तो दूसरे दिन फट जाता है। ऐसे हम लोग के लिए अभी परेशानी हो गई इधर यहाँ इलाके में क्रैक के। कितना तेल कितना ईंधन वगैरह इस्तेमाल होता है आपको सिर्फ मछलियाँ पकड़ने के लिए जाने के लिए? अच्छा, इधर से हम लोगों को तकरीबन एक दिन में 40-45 हजार का तेल चलता है एक दिन में? एक रात में। और राशन 10-15 हजार की राशन होती है एक टाइम की। 60-70 आदमी काम करते हैं एक साथ। तो एक लाउंज में आप लोग कितने लोग जो हैं मतलब जाते हैं समंदर में, और कितनी आगे तक जाते हैं? 60-70 आदमी जाते हैं यहाँ गडानी तक, इधर से लेकर काजरवाड़ी तक, सरेड़ी तक, घोड़ा तक जाते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से क्या सहूलियात हैं? कुछ ऐसी चीजें जो माहीगीरों के लिए, या माहीगीरों के लिए अगर नहीं तो कम से कम माहीगीरी के लिए क्या आप देखते हैं? क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई आसानियां, कुछ ऐसी चीजें हैं? तो हम लोग सालाना 6 अरब रुपया टैक्स देते हैं सरकार को, लेकिन सरकार हमारे लिए कोई भी ऐसी सहूलत नहीं देती है जिससे हमें फायदा हो। गवर्नमेंट सिर्फ हमसे खाती है और हम उनको टैक्स देते हैं। 6 अरब रुपया मजाक बात नहीं है, 6 अरब रुपया हम सालाना टैक्स देते हैं। उसके बावजूद हमारे को कोई भी इस तरह की सहूलत नहीं दी जाती है। उल्टा हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है कि हमारे जो यहाँ के मैंग्रोव के जंगलात है उनको काटा जा रहा है दिन रात। कहीं शिकायतें वगैरह उनकी आप लोग दर्ज कराते हैं? कहीं कोई ऐसा निजाम के जहाँ इस चीज की शिकायतें बाकायदा दर्ज कराई जा सके? क्यों, हम मैंग्रोव की कटाई के खिलाफ हम लोगों ने तहरीक भी चलाई है, और हमारे 2 रहनुमा को बासर वडेरों ने कत्ल कर दिया अगवा करके। वो सारी हुकूमत को पता है। हम लोगों ने दिन रात उनके लिए मुजाहरे किया, उनके कातिलों की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन आज तक वो कातिल जो है ना वो घूम रहे हैं। तो मैंग्रोव काटे जा रहे हैं, समुद्र पे भराई की जा रही है, और समुद्र को
दिन ब दिन जमीन निकालती जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट को सब पता है, गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है इनमें। ये बताइएगा कि यहाँ माहीगीरी में आप कब से हैं, कब से यहाँ काम कर रहे हैं? लोग बचपन से ही काम है माहीगीरी का, बचपन से। तो पुराने जमाने में और अभी में आप क्या समझते हैं, मसले मसाइल बढ़ गए हैं या कम? पहले कम थे अब ज्यादा हो गए? अब बढ़ गए, महंगाई और ये जो आलूदी कचरा वगैरह डालने से मच्छी वगैरह नहीं है, कम है, बहुत माहीगीर जो तंग हो चुके हैं। बड़े जहाज जो है कचरा फेंक रहे, गटर की वगैरह वगैरह, ये जो है इस वजह से दरिया का काम हो रहा है धंधा। पहले के मुकाबले में अब जो है मछलियाँ मर गई हैं और बहुत आगे तक चली गई हैं, आपको बहुत आगे जाना पड़ता है? हाँ, अभी आगे जाना पड़ता है। अभी मच्छी पहले से बहुत कम है, पहले ज्यादा था, अभी कम मच्छी है। अभी आदमी भी ज्यादा होगी, आदमशुमारी भी ज्यादा होगी, पहले इतना किस्ती नहीं था। अभी माहीगीरी का धंधा जो उनका रेट भी सही नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे इनके घरों में क्या ऐसा मसले मसाइल हैं, इनके बच्चों का क्या, स्कूलों का क्या निजाम है, क्या बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी तालीम के खर्चे, इनके घरों के खर्चे वो किस तरह से पूरे होते हैं? जबकि आपके कहने के मुताबिक कि गवर्नमेंट भी अब सपोर्टिव नहीं है, तो फिर ये इतने सारे खर्चे इस महंगाई में किस तरह पूरे होते हैं? देखो, फिशरमैन रोजाना जाते हैं तब ये खाते हैं, इनका चूल्हा जलता है। अगर ये नहीं जाते तो इनके घर में चूल्हे नहीं जलते हैं। और आप देखें तालीम के हवाले से यहाँ पे तालीम इतनी नहीं है। अगर स्कूलें तो बनी हुई है लेकिन यहाँ पे टीचर नहीं आते हैं। और यहाँ का बड़ा मसला पानी का है। यहाँ के लोगों के पास पीने के लिए पानी भी नहीं है। तकरीबन ये इब्राहिम हैदरी तकरीबन 2 लाख की आबादी है, लेकिन यहाँ पे 52 मोहल्ले हैं। 52 मोहल्ले में से 36 मोहल्ले ऐसे जो आज तक मेरे 40 साल से पानी नहीं है। इनकी औरतें ये खुद समुद्र पे जाते हैं, इनकी औरतें दिन रात सरों पे हंडा लेकर और पानी की तलाश में भटकती रहती है। लेकिन मतलब पीने का साफ पानी भी यहाँ पे मुहैया नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पे लेने तो बिछाई जाती है लेकिन पानी नहीं है। ये बताइए कि समंदर में जैसे कश्तियाँ उलट जाती हैं, हादसात पेश आ जाते हैं, तो उसका क्या सिलसिला होता है? किस तरह रिपोर्ट करते हैं आप, कहाँ रिपोर्ट करते हैं? कुछ होता है या बस गए तो गए? नहीं, गए तो गए, वही बात। हम लोग का कोई चारा नहीं है बचने का। जब हम लोग के पास तेल होती है, इंजन हम लोग की सही है, तो हम लोग उसको चालू करके नहर की तरफ भागते हैं, किनारे की तरफ भागते हैं, तो आ जाते हैं हम घरों के अंदर। यहाँ से हम लोग घरों के अंदर आने के लिए 6 घंटे का सफर होता है। तो उसमें 6 घंटे के अंदर हम लोग बच गए तो बच गए, वरना वो अल्लाह के वास्ते छोड़ देते हैं। नातारी यहाँ सबको स्विमिंग आती है? नहीं, कुछ बंदों को आती है। समझो हम लोग किश्ती में जाते हैं, 60 बंदे जाते हैं, वहाँ से 20 बंदों को आ गई तो 40 बंदे को नहीं आती। ऐसे ही है, समझो सिलसिला है। गुजार रहे हैं, गरीब लोग हैं, पेट की खातिर तो जाते, और कोई रोजगार नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिंधी लोग हैं, सब जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। ये समंदर का हम लोग का मच्छी का गुजारा है। मच्छी मारते हैं तो खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, और हम लोग के पास कोई चारा नहीं है, तालीम नहीं है, ना हम लोग के पास फैक्ट्रियाँ या नौकरियाँ। हम लोग के पास ये एक चारा है, समंदर से कमा के खाना है बस, और कोई तो चारा नहीं है। ना हम लोग को गवर्नमेंट ने कुछ सहूलत दी हुई है। यहाँ कोई जो आपके खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाए, जाल का मसला है आज नहीं मिला, कोई पेट्रोल का मसला है नहीं मिला, आप लोगों को जाना है पेट्रोल का, कोई भी मसला, उसकी शिकायत या उसका मसला लेके आप कौन सी जगह जाते हैं, किसके पास जाते हैं? हम लोग बस जाते हैं हाजी शफी जामोट के पास जाते हैं। हम लोग का बड़ा वो है, सरवर है, उसके पास जाते हैं, उसको बोलते हैं। अभी तो हम लोग का पहले तो रोजगार था समंदर का, अभी तो मच्छी भी नहीं है, हम लोग के पास रोजगार भी नहीं है। और हम लोग जाते हैं बाहर, अभी तो ये पावर हाउस खड़ा हो गया, यहाँ से रास्ता भी बंद हो गया है, तेल भी महंगा है। अभी हम लोग को बड़ा घूम के जाना पड़ता है, तेल भी ज्यादा जलता है अभी हम लोग का। जी नाज़रीन, तो देखा आपने कि माहीगीरों को यहाँ क्या मसले मसाइल हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सनत को बचाने के लिए मौसर इक़दाम करें। हुकूमत को चाहिए कि हद से ज्यादा मछली पकड़ने पर पाबंदी के साथ साथ कड़ी से कड़ी निगरानी भी करें। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। माहीगीरों के रोजगार के दुश्मन और पाकिस्तान को इक्तिसादी और माशी तौर पर नुकसान पहुंचाने वाले मुल्क के कुछ बाअसर लोग आज भी समंदर में गैर ममनुआ जाल लगाकर मछली की सनत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि खतरनाक जाल जो कि ममनू है मछली की सनत को बेइंतहा नुकसान पहुंचा रहे हैं? जितनी भी हार्मफुल प्रैक्टिस से नुकसानदार तरीके हैं मछली पकड़ने के, उनको डिस्करेज करने की जरूरत है। मगर क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जब कोई पॉलिसी नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है,
तो जिसका जी मर्जी है वो चाहे 50 लांचे बनाकर समुद्र में जो है वो दाखिल कर दे, कोई नुकसानदार जाल जो है वो बना के जो है वो फिशिंग करे, या जाल की साइज बढ़ा दे, जाल की लेंथ बढ़ा दे, या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पॉलिसी है नहीं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। हमने ये जो वर्कशॉप है इसके जरिए हमने ये तजवीज रखी है हुकूमत के लिए कि जितने भी फिशरमैन हैं उनको लिस्ट किया जाए, जो बोनाफाइड फिशरमैन है उनको लिस्ट किया जाए, जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है उनको लिस्ट किया जाए, उनको फिशिंग लाइसेंस जारी किया जाए। वो फिशिंग लाइसेंस जो है वो एक किस्म से फिशिंग राइट्स होगा कि भाई अच्छा अब जो फिशिंग राइट्स हैं वो नुकसानदार जालों के लिए नहीं दें, वो कहेंगे भाई आप ये उसमें पाबंदी होगी कि आपको लाइसेंस दिया जा रहा है मगर आप इसमें ये जाल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर अगर वो जाल इस्तेमाल करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप नहीं समझती कि खतरनाक जाल जो कि ममनू है मछली की सनत को काफी हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं? हम अपनी जबान में जैसे कि बुलो गुजो है वो फुटबॉल की नेट की तरह से बांधा जाता है, सामने से जो उसकी जाली होती है वो तो बहुत बड़ी होती है मगर उसका जब आप आखिरी सिरा जब आप देखेंगे तो जैसे ये मेरा दुपट्टा है इस तरह से वो बिल्कुल बारीक होता है और उसका जो मुंह है वो थैली की तरह पीछे से बांध दिया जाता है। 3 दिन 4 दिन के बाद जब उनको जरूरत अपनी जरूरत के मुताबिक उसमें से मछली निकाल लेते हैं। ये जो नेट है ये समंदर की लहर का आने का जो रास्ता होता है उसके सामने ये बांधी जाती है ताकि खुद ब खुद जो मछली है, झींगा है, छोटी मछली है, केकड़ा है, कछवा है, जो भी आबी जानवर हैं वो सब इसके जो है अंदर दाखिल होते हैं। और उसके साथ साथ जो है समंदरी जो आलूदगी है जैसे प्लास्टिक की थैलियां वगैरह जो हैं वो भी इनके अंदर चली जाती हैं। तो जब ये मछली निकालते हैं तो उस वक्त मिट्टी और ये जो गंद है उसके अलावा जो मछली के जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी उसमें जो दब कर वो मर जाते हैं। वो अपनी जरूरत की जो मछलियां हैं हमारे माहीगीर वो निकाल लेते हैं और जो उनकी जरूरत की नहीं होती वो उसी वक्त जो है वो समंदर में जो है उसको अपने जाल को साफ कर लेते हैं, झाड़ लेते हैं। एक तो ये कि इससे आलूदगी बढ़ती है और दूसरा ये कि इससे मछली की नस्ल कशी होती है। और एक और भी तरीका है जैसे जिसे हम रेंच कहते हैं और लांच का गुज्जा है और कतरा नेट है, तो ये भी जो है ये हद से ज्यादा खतरनाक है। ये ना सिर्फ आबी जो समंदरी आबी जानवर हैं उनको नुकसान देते हैं बल्कि समंदर के अंदर जो नर्सरियां मौजूद हैं उनको भी ये काफी हद तक नुकसान देते हैं। इससे ना सिर्फ हमारा समंदर आलूदा होता है, हमारी मछलियों की नस्ल कशी होती है मगर इसको इस तरह से समझा जाए कि माहीगीरों की नस्ल कशी हो रही है। बढ़ती हुई इस महंगाई में माहीगीरी भी मुश्किल होती जा रही है। डीजल, बर्फ, राशन, नकद सब्जी, मसाला, हकीकत यह है कि फिशिंग कैच बहुत कम हो गई है। ऊपर से लॉन्च की रिपेयरिंग, इंजन और साथ साथ फिशरीज अथॉरिटी को दिए जाने वाले टैक्स, ज्यादातर तो लॉन्चें बंद होकर रह गई हैं। जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है इससे आम माहीगीर की जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। क्या इस महंगाई के साथ साथ हुकूमत एक आम माहीगीर के लिए भी कुछ कर रही है? फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो वजूद है वो इसी काम के लिए लाया गया है। वो जो कमीशन जब इनका माल आता है तो वो कमीशन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी लेती है। अब वो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो फिर मैंने आपको बताया कि इनके खानदान की देखभाल उनका जिम्मा है और इंशाअल्लाह ताला आपको कोई शिकायत हो तो बताएं और अगर कोई भी इस तरह का कोई केस हो तो मुझे बताएं तो मैं फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी को कहूँगा। माहीगीरों को पता है कि ये सोसाइटी है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बैठता है, यहाँ वेलफेयर का काम होता है तो वो उससे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो लोग हमसे रजू करें, उनकी हेल्प करेंगे पूरी। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है। अब जो कश्तियां हम लेकर जाते हैं समंदर में तो डीजल और पेट्रोल जो है वो भी आप देखिए कितना महंगा हो गया है। आटा जो है उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। गरीब आदमी जो है ना वो आटा सही तरह से खरीद के रोटी पका के खा सकता है, ना दाल लेकर खा सकता है। कहने को तो नाम दाल है मगर ये कि दाल जो है वो इतनी महंगी है कि वो भी एक गरीब आदमी जो है वो नहीं ले सकता। लोग कहते हैं कि भाई जो फिशरमैन कम्युनिटी जो है वो बहुत अमीर तर लोग हैं,
जबकि अब ये सूरत हाल है हमारी कि हम जितना भी शिकार कर कर लाते हैं समंदर से, तो उसमें से थोड़ा सा भी जो है मालिक जो है वो निकालने नहीं देता, क्योंकि मछली का जो रेट है वो बहुत कम है। और अगर बाजार में आप वही मछली खरीदने के लिए जाओ तो वो 350-600 से वो कम नहीं मिलेगी। अब झींगे की जो इस वक्त जो कीमत है वो 800 रुपए है। हम जो शिकार करके लाते हैं, हमारे लोगों को उसमें से इतनी इजाजत नहीं होती कि अपने घर के लिए उसमें से कुछ ले जाएं। अब शिकार की हुई चीज भी हमें नहीं मिलती और महंगाई इतनी है, और मजदूर को जब मजदूरी भी नहीं मिलती तो ये तो सब सोच सकते हैं कि उन घरों के क्या हालात होंगे। अब पीने का जो पानी है, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि लोगों को पीने का साफ पानी दिया जाए, साफ पानी तो दूर की बात है, पीने का पानी जो है वो भी पैसों पर खरीदना पड़ता है। टैंकर जो है वो 1500-1600 के मिलते हैं, छोटा टैंकर जो है वो 1000 तक की उसकी कीमत है। और अगर जो हमारी जो औरतें हैं वो बेचारी सारा दिन घर में बच्चे छोड़कर सर पे उनके मटका रखा हुआ है और आपको पानी भरती हुई सुबह से लेकर रात तक आपको नजर आएंगी। जिन घरों से वो पानी जाकर भरती हैं तो एक जो मटका है उसकी कीमत 10 रुपए है। अब जब माहीगीर कमाता ही 50 रुपए है, वो उसमें से आटा खरीदे या उसमें से पानी खरीदे या उसमें से अगर वो बीमार है वो अपने मेडिसिन लेगा, वो क्या करे? फिर बाकी जो चीजें रह जाती हैं, बच्चों की तालीम वगैरह, वो तो फिर हमारी अधूरी रह जाती है। तो देखा आपने किस तरह ये सनत मुश्किलात का शिकार है। हुकूमती एहलकारों का कहना है कि वो इस सनत की बहाली और फरोग के लिए बेहतर इकदाम कर रहे हैं, जबकि माहीगीर हुकूमती इकदाम से नाखुश हैं और वो चाहते हैं कि सिर्फ बातें नहीं, अमलन भी इस सनत के लिए कुछ किया जाए। मुल्क की खुशहाली के साथ साथ इनके घरों का चूल्हा भी जल सके, इस दुआ के साथ कि सलामत रहे पाकिस्तान। अपनी मेजबान हिना को दीजिए इजाजत, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।